प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के बाद शनिवार के कार्यक्रम में नेहा त्रिपाठी जी की कुंडली के साथ आया हूँ। ये इनके सबसे पहले तो मैं दो चार चीज़ जो अच्छी बात है वो बता दूँ। कुछ भी नहीं लिखा है इन्होंने, सिर्फ नमस्कार गुरु जी। और ना तो दिन गिनाया कोई शुक्ला जी हैं रजत शुक्ला जी की तरह, और ना तो किसी की तरह कोई टिप्पणी की, चुपचाप लिखते रहे। पर वस्तुतः यही सही भी है। उसके बाद एक बार मैंने इनसे खुद वही थी बात कि आप मुझे जो है वो संपर्क कर दो, पर उन्होंने फ़ोन भी किया था तो मेरे कहने पे, और मैंने उनको डेट भी दी थी कि मैं आपको फ़ोन करूंगा, पर मैं उपस्थित नहीं हो सका। उस डेट को इनसे बात मेरी नहीं हुई, तो मुझे याद आया कि नहीं, मैंने इनकी कुंडली देखनी है। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अब सबसे पहले यहीं पर मैं इनका पंचांग पढ़ के बताऊँगा। ये हैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, और डेट ऑफ बर्थ वगैरह तो नहीं बताऊंगा मैं, पर पंचांग जो है वो ये ऐसा है। श्रावण माह में जन्मी है ये। इस आधार पर व्यक्ति सुख और दुख में हमेशा एक जैसा रहने वाला होता है। वो ना तो कभी किसी दुख से अपने आप को प्रभावित करता है, और ना कभी किसी सुख को पाने के बाद खुद को लालायित महसूस करता है। वो बड़ा संतुलन में रहने वाला व्यक्ति होता है। आगे बढ़ के पता चला व्यक्ति का जन्म दक्षिणायन में, इस वजह से थोड़े से कष्ट की स्थिति भी जीवन में रहती है। व्यक्ति कई बार जो चीज़ चाहता है वो नहीं मिलती है, या फिर मशक्कत ज़्यादा करनी पड़ती है। आत्मविश्वास कभी कभी रह रह करके चरमरा जाता है, ये बात भी है। वर्षा ऋतु में जन्मे होने के कारण व्यक्ति का प्रभाव कई बार बहुत ज़्यादा छितराया हुआ रहता है। हाँ, मतलब दिमाग में इतनी सारी चीज़ें बनती हैं एक ही साथ की पूछो मत। बुधवार का जन्म, कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि का। इस आधार पर व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा शुभग्रह होंगे तो व्यक्ति का मन कम से कम उसके साथ उपस्थित है। वो मन का रोगी नहीं है, मतलब सामान्यतया वो बैलेंस बनाना जानता है। सरकारी नौकरी के पीछे भागने वाला है तो उसमें उसको सफलता भी मिल जाती है, और कुशल गृहिणी भी व्यक्ति साबित होता है। क्लियर है। बुधवार के जन्म होने के कारण शिक्षकीय गुणों को रखने वाला और आत्मसात करने वाला होता है। चीज़ों को समझने वाला, किसी भी चीज़ के लिए दुराग्रह नहीं करता है। रुक ही जाओ, जाना चाहते हो बिल्कुल चले जाओ, रहना चाहते हो बिल्कुल रुक जाओ। हर एक परिस्थिति के साथ व्यक्ति तालमेल बड़ी आसानी से बना लेता है, और ये सबसे अच्छी बात होती है। नारायण का भक्त हो और सबका आदरणीय और आदर देने वाला भी होता है। आगे बढ़ो। नक्षत्र इनकी कुंडली का उत्तरा भाद्रपद का है। ये व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाता है और मनोनुकूल। अब व्यक्ति कई बार जो होता है वो ऐसा हो जाए, नहीं करना चाहता है पर करना पड़ता है। बस एक ही बात है, इसको आप समराइज करके अपने दिमाग में बिठा लो। जीवन में ऐसी कई बार चीजें घटित होंगी जहां आप नहीं करना चाहते, पर वस्तुतः आपको करना पड़ेगा, और ये आपको करना ही पड़ता है। देख लेना। सुकर्मा योग, गर करण, ब्राह्मण वर्ण और मनुष्य गण। इस आधार पर व्यक्ति संतुलित है, दैविक है, मनुष्य के गुणों को रखने वाला तो है, पर उसके अंदर एक देवता का वास है। वो दैवज्ञ है और संतुलित जीवन जीना चाहता है। ना तो बहुत ज़्यादा भौतिकीय होता है और ना बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक, पर आध्यात्मिकता की तरफ और समझने और सीखने के प्रति व्यक्ति का दिमाग ज़्यादा काम करता है। वो सबका आदर करता है। और एक बात बताता हूँ। उत्तरा भाद्रपद में जन्मे होने के प्रभाव में एक बड़ी अजीब सी बात है, व्यक्ति सीखने वाला होता है। कहीं से भी अगर कुछ सीखने की बात हो तो तुरंत ही उसको लपेटे में लेकर के सीख लेना चाहता है। अब एक बात और है, व्यक्ति बुधवार का जन्मा, कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि के जन्मे होने का प्रभाव, उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मा होना, ये तीन जो स्थितियां बन रही हैं वो व्यक्ति को बुद्धिमान बना रही हैं। ब्राह्मण वर्ण के होने के कारण व्यक्ति जो होता है वो शुद्ध सात्विक होता है, श्रेष्ठ होता है, बुद्धि और विचारों में सामान्य व्यवहार करने वाला और समदृष्टि को रखने वाला होता है। किसी के साथ भी ना तो गंदा और बुरा बर्ताव करता है और ना ऐसी अपेक्षा रखता है। वो महिला है और उसे इस बात का हमेशा ही ज्ञान और आभास होते रहता है। उसको शालीन रहना, संतुलन में रहना, सबका आदर करना
बड़े जनों का आशीर्वाद प्राप्त करने के पीछे भागना और सबको अपने माथे पर बिठा करके रखना, और सबसे आदर पा भी लेता है व्यक्ति। बहुत ही मीठी वाणी को बोलने वाला और बेहद ही संजीदगी से जीवन जीने वाला होता है। मनुष्य गण के होने के कारण क्रोध भी है, पर बहुत बिरले ही ऐसी स्थिति हो जो व्यक्ति को क्रोधी बनाए। ये सामान्यतया क्रोधी नहीं है, क्योंकि गौर करिए ये कर्क लग्न का है। लग्न में सूर्य जहां व्यक्ति के जीवन को संतुलित करने का काम करेंगे, वहीं पे ये व्यक्ति को किसी न किसी तरीके से चिंता में ग्रसित भी रखेंगे। कोई ना कोई ऐसा काम जीवन में होगा जिसके कारण व्यक्ति चिंतित रहता है। अब आगे इनकी कुंडली में मैं ग्रह की स्थिति स्पष्ट करके बता देता हूं। अब आइए सबसे पहले इनकी कुंडली में ग्रह स्थितियां बता देता हूं। सबसे पहले बात सूर्य की करेंगे तो सूर्य इनकी कुंडली में बनते हैं धन के अधिपति, लग्न में बैठे हैं, पर उनकी डिग्री जन्म कुंडली में जो बैठी है वो 10 डिग्री 55 कला के। अब इस आधार पर कि जन्म कुंडली में ये सम संख्या की राशि है तो वृद्ध हो जाएंगे 10 डिग्री पे 55 कला। तो अब ये ग्रह वृद्ध हो गया, यानी कि इसका प्रभाव थोड़ा क्षीण होगा और कमजोर होगा, ये तो आप जानते हो। चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में बैठे हैं, मीन राशि का निर्माण कर रहे हैं, मन के भटकने का कारण और कई बार व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल मचने की स्थिति, जहां पे व्यक्ति को एक तरफा मेहनत कई बार ज्यादा करना पड़ता है। चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में 13 डिग्री के, ये युवावस्था के हो जाएंगे। मंगल जो है वो जन्म कुंडली में बैठे हैं 22 डिग्री 58 कला। अब ये थोड़े कमजोर हो जाएंगे, इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में कमजोर नहीं, पर एक बात है कि वो वृषभ राशि में बैठे हैं और जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति उनसे निकटस्थ होकर के 3 डिग्री 3 घर निकट ही बैठे हैं, 1 2 3, और डिग्री में वो जो बैठे हैं वो 22 डिग्री के हैं, वो सम संख्या की राशि है, तो अवस्था में वो कुमार अवस्था को होंगे, यानी कि 50% का मंगल का प्रभाव रहेगा। और सूर्य वृद्ध हैं, चंद्रमा कमजोर, और मंगल की स्थिति, चंद्रमा कमजोर नहीं मतलब ठीक है, वो भी जो है वो अवस्था में, चूंकि जो उनकी स्थिति है वो 13 डिग्री के हैं, सूर्य जो है वो 10 डिग्री के हैं तो वृद्ध है, चंद्रमा युवावस्था के हो जाएंगे, मंगल जो है वो जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है। बुध की बात अगर करता हूं तो बुध जो है वो जन्म कुंडली में बैठे हैं 24 डिग्री के, पर वो मृत प्राय या कमजोर होंगे, वो मृत प्राय गड़बड़ा गई। अब आइए मैं इनकी कुंडली में ग्रह स्थितियां बता देता हूं। सबसे पहले बात सूर्य की करेंगे। सूर्य इनकी कुंडली के लिए जो कर्क लग्न की कुंडली होती है वहां वो धन भाव के अधिपति होते हैं, लग्न में बैठे हैं, उसकी चर्चा अलग करूंगा, पर ग्रह स्थिति बता दूं। सबसे पहले तो सूर्य जन्म कुंडली में 10 डिग्री 55 कला के, ये ग्रह को वृद्ध बनाते हैं अवस्था में। उसके बाद जन्म कुंडली में चंद्रमा की बात करता हूं, 13 डिग्री 6 कला, जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का नाम है उत्तरा भाद्रपद, और यहां पे चंद्रमा जो है वो 13 डिग्री के होने के कारण बाल अवस्था में बैठे हैं। फिर गड़बड़ा गया। अब आइए इनकी कुंडली में ग्रह स्थिति बता देता हूं। सबसे पहले बात ग्रहों के राजा सूर्य की करते हैं। सूर्य इनकी कुंडली में बैठे हैं 10 डिग्री 55 कला, ये ग्रह थोड़ा वृद्ध है, थोड़ा वृद्ध नहीं वृद्ध है। चंद्रमा जन्म कुंडली में जो बैठे हैं उसके आधार पर जो डिग्री है उनकी 13 डिग्री के हैं, ये युवावस्था के कहे जाएंगे। चंद्रमा के बाद अगर मंगल की बात करता हूं तो मंगल इनकी कुंडली के लिए जो बैठे हैं वो डिग्री में 22 डिग्री के हैं, पर सम संख्या की राशि के होने के कारण ये कुमार अवस्था के होंगे। उसके बाद अगर बुध की बात करता हूं तो बुध इनकी कुंडली के लिए बैठे हैं 24 डिग्री विषम संख्या की राशि में, मृत प्राय, यानी कि बुध मृत प्राय बैठे होने का प्रभाव व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का हास होता है, और कई बार उसके जो प्रभाव जो होंगे वो तो आगे बताऊंगा, पर वहां पे बुध के कमजोर होने का एक नेगेटिव प्रभाव है जो कि आगे चर्चा करेगी बात। बुध के बाद अगर मैं गुरु की बात करता हूं तो गुरु इनकी कुंडली में डिग्री जो है वो उनकी 11 डिग्री के है, तो 50% का परिणाम करेंगे, कुमार अवस्था। शुक्र जन्म कुंडली में बैठे हैं 24 डिग्री के, ये मृत प्राय। शनि अवस्था में जो हैं वो बैठे हैं 17 डिग्री 39 कला के साथ, इस वजह से वो अवस्था में ठीक है, मतलब वो परिणाम देंगे युवावस्था का। राहु और केतु की अगर बात करता हूं तो राहु जन्म कुंडली में बैठे हैं चतुर्थ स्थान में 26 डिग्री 50 कला, और केतु भी 26 डिग्री 50 कला। इन दोनों की स्थितियां जन्म कुंडली में मृत प्राय, यानी कि शुक्र मृत प्राय, राहु और केतु मृत प्राय। और दूसरे ग्रह के रूप में अगर मृत प्राय जो ग्रह था वो था आपकी कुंडली में 24 डिग्री के साथ बुध, 4 ग्रह मृत प्राय। लेकिन एक बात पहले ही बता देता हूं कि इस कुंडली के लिए बुध 12वें भाव के और जन्म कुंडली के त्रिक भाव के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में मृत प्राय हो रहे हैं, राहु और केतु मृत प्राय हैं, इस वजह से इनकी दशाएं कमजोर जा सकती हैं, और कभी कभी व्यक्ति को इन तीनों ग्रहों का जो कमजोर होना है वो खलेगा। इस वजह से व्यक्ति को कई बार व्यय असंतुलन में जाता है, और कई बार व्यक्ति के पास अर्थ की स्थिति को कमजोरी से भी देखा जाता है। या कई बार चूंकि वहां पे 12वें भाव का अधिपति 12वें भाव में बैठा है तो चलो ठीक है फिर भी कि अपनी राशि का मृत प्राय हुआ है,
लेकिन एक कमजोरी वहां रहेगी, व्यक्ति के व्यय को असंतुलन में रखने का। यह ग्रह स्थिति थी। अब इनकी कुंडली में मैं आपको सबसे पहले ग्रहों की चर्चा शुरू से लेकर के अंतिम तक कर देता हूं। आइए अब आपको मैं इनकी कुंडली में 5 वो महत्वपूर्ण चीजें बता देता हूं जो इनकी कुंडली को मजबूती प्रदान कर रही हैं। सबसे पहली और अच्छी बात क्या है कि चंद्रमा के ठीक पीछे शनि बैठे हैं। ये भूमि, भवन, वाहन, कोई आवश्यक नहीं कि खाली यहीं बैठे हो तो भी परिणाम करेंगे, ऐसा नहीं है। वो यहाँ भी चंद्रमा के पीछे अगर शनि बैठे हों तो ये बात मैंने एक कार्यक्रम में भी बात बताई थी कि चंद्रमा के पीछे अगर शनि बैठे हैं तो ये अनफा होता है, अनफा योग बनता है जो शनि के कारण बनता है। तो ये व्यक्ति के सांसारिक और चल अचल संपत्ति के निर्धारण करने वाला हो जाता है। उसके बाद जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा के संबंधों को देखिए, ये एक दूसरे से नवम पंचम के संबंध में है। ये बहुत अच्छा होता है, व्यक्ति को बुद्धिमान, कला का पारखी, संगीत का पारखी, कलाओं का जानने वाला और समझने वाला होता है। अब एक ही बात है, सारी चीजें एक ही हैं। तो कला क्षेत्र में माहिर होता है और कला संकाय से जुड़ करके काम करने वाला होता है, ये बात है। दूसरी बात के बाद तीसरी बात जो जन्म कुंडली में वो बन रही है कि इनकी कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूं वहां पे धन भाव में शुक्र का बैठना। वो कौन है जो धन भाव में बैठा है? तो जन्म कुंडली का सुखेश धन में बैठा। ये एक अद्भुत बात होती है, व्यक्ति को माता से और माता का संपूर्ण लाभ मिलते देखा जाता है। ये एक अलग प्रकार से भी इसको आप अगर गौर करें तो यहाँ पे शनि की दृष्टि है जो स्वग्रही होकर के व्यक्ति को आयु का मालिक और साथ ही साथ अच्छे संबंधों को विकसित करने वाला और संतुलित संबंध बनाने वाला बनाता है। ये मानवीय संबंधों का द्योतक होता है जो कि बड़ा ही उत्कृष्ट प्रकार का विचार करने वाला और बड़े ही प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही संबंधों को बड़ा ही मनोनुकूल बनाने का वातावरण तैयार करता है। अष्टम भाव जो होता है वो स्वभाव का भाव होता है। यहाँ पे अगर शनि जैसा स्वग्रही और मूल त्रिकोणस्थ ग्रह अगर बैठ जाए जो कि जन्म कुंडली में युवावस्था का द्योतक है और बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास संपूर्ण प्रकार से आयु और साथ ही साथ पैतृक संपत्ति के प्रभाव और उसका धन पैतृक संपत्ति से मिलने वाला भी हो जाता है। अगर मैं एक एक ग्रहों को ना कहूं तो सबसे पहले तो यही बात कहूंगा कि आप जरा गौर करें तो इनकी कुंडली का लग्न सम संख्या का बना, चंद्रमा सम संख्या का और मंगल, ये 3 ग्रह ऐसे बने हैं जो स्त्री राशियों में बैठे हैं। एक स्त्री जातक की कुंडली में, स्त्री जातिका की कुंडली में अगर सूर्य, मंगल और चंद्रमा अगर स्त्री राशि में बैठे हों तो ये व्यक्ति के प्रभावों को कई बार अच्छा भी बनाते हैं। पर इनकी कुंडली में बाकी के अन्य ग्रहों को देखिए तो शुक्र, गुरु, राहु, बुध और शनि और केतु, ये बाकी के जितने भी ग्रह बन रहे हैं सूर्य, मंगल और चंद्रमा को छोड़ करके, ये सारे ग्रह स्त्रियोचित राशि में बैठे होने के कारण व्यक्ति का संबंध कभी भी अनुकूल और प्रतिकूल दोनों होते हुए चलता है। एक स्त्री जातिका की कुंडली में हमेशा ही याद रखने की बात है, अगर एक स्त्री जातिका की कुंडली आपके पास आ रही हो तो निसंदेह सबसे पहले हमें इस बात का फोकस करना होगा कि उसकी कुंडली में आकृति कैसी बन रही है। गौर करिए, लग्न को शुभकर्त्री लगा है, बुध और शुक्र जैसे 2 शुभ ग्रह जन्म कुंडली में लग्न को पोषित कर रहे हैं, मजबूती। उसके बाद शुक्र जो देखा जा रहा है वो अपने मित्र से देखा जा रहा है। जन्म कुंडली के पंचम भाव के बाद नवम भाव को जरा गौर से देखिए तो नवम भाव में शुभ ग्रह की स्थिति बन रही है, शुभ ग्रह की राशि के साथ। यहाँ भाग्य का अधिपति जन्म कुंडली में चतुर्थ में बैठ करके माता का भक्त, माता के सदृश, और व्यक्ति चाहे कितनी ही छोटी उम्र का हो उसके अंदर मातृत्व के गुणों का भरना आसान होता है। वो तुरंत ही व्यक्ति को देख करके, किसी भी व्यक्ति के दुख और दारिद्र्य को देख करके अपनी दरिद्रता और अपना दुख या अपना सुख सब भूल जाता है। ये यहाँ से इसके नेचर को एक अच्छी स्थिति में देखा जा रहा है। जो जन्म कुंडली में शनि जहाँ व्यक्ति के जीवन में संतुलन पैदा करने का काम करेंगे, इसमें सहायता सूर्य भी करेंगे, क्योंकि 4 नंबर की राशि में अगर सूर्य बैठे हों तो माता को हड्डियों का रोग भी देते हैं और व्यक्ति को हमेशा ही किसी न किसी प्रकार का हेडेक मिलता रहता है। आप उससे मुक्त नहीं हो सकते, हमेशा ही, क्योंकि ये सूर्य है। और जन्म कुंडली में अगर वो थोड़े बहुत अच्छी स्थिति में हो रहे हैं तो सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि धन के अधिपति होकर के लग्न में बैठ रहे हैं। धन के अधिपति का लग्न में जाना और जन्म कुंडली में धन भाव के ऊपर शनि के दृष्टिपात कर लेने से व्यक्ति संकुचित होता है। धन को लेकर के उसके व्यय असंतुलन में नहीं होते और सही मार्ग पर ही उसके धन के खर्च होने का प्रभाव भी दिखता है। क्लियर है? पति थोड़े धार्मिक कम हो सकते हैं, ऐसा दिखता है। जन्म कुंडली में सप्तम स्थान के अधिपति अष्टम में, ससुराल तो ठीक मिलता है,
पर कई बार वहाँ पे मशक्कत भी करनी पड़ती है, वहाँ पे संतुलित है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। एक कुशल गृहिणी बनने का प्रेशर आपके ऊपर हमेशा काम करता रहेगा, पर कई बार आपका पति चाहता है कि नहीं आप ज़रूर कुछ काम कर लो, एक अच्छी बात है। पर यहाँ पे मैं एक बात कहूँ तो सप्तम स्थान के अधिपति अष्टम में और शुक्र से देखे जा रहे हैं, सप्तम के कारक के द्वारा, इस वजह से। पर आपकी कुंडली में ये चूंकि जातिका की कुंडली है तो यहां हमें गुरु को देखना होगा। तो सप्तम के कारक ने सप्तम के अधिपति को देखा, शुक्र सप्तम भाव के कारक होते हैं, और चूंकि ये स्त्री जातिका की कुंडली है इस वजह से हमें गुरु को देखना होगा। तो गुरु की भी 5वीं दृष्टि है सप्तमेश के ऊपर, और सप्तम भाव के ऊपर से अगर गुरु और शुक्र का संबंध बनेगा तो दाम्पत्य कभी भी खराब नहीं होता है, पक्की बात है। क्योंकि नवमांश में भी देखिए यहाँ पे शुभ ग्रह की राशि बनी है, यहाँ का जो पराक्रमेश है वो यहाँ का लग्नेश बन रहा है नवमांश का, और यहाँ के अधिपति होकर के वो बुध जा करके जन्म कुंडली में कहाँ बैठे, भाग्य में, शुभ ग्रह की राशि में, शुभ भाव में। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति का दाम्पत्य कभी भी खराब नहीं होगा। अब एक बात और बता दूं तो यहाँ पे व्यक्ति जो है कई बार शम संख्या की राशि बनी है पर यहाँ शुक्र बैठे हैं पराक्रम भाव में और बुध को देख रहे हैं, यानी कि कौन है तो धन का अधिपति जन्म कुंडली में भाग्य को देख रहा है, अपनी ही राशि को देख रहा है। इस वजह से व्यक्ति का भाग्य और व्यक्ति का आशीर्वाद, व्यक्ति के पूर्वजों का आशीर्वाद उसके पास हमेशा ही रहे, उसको लेकर के व्यक्ति को कभी भी मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। सूर्य आपकी कुंडली में पुष्य नक्षत्र के बैठे हैं, जो व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र का लाभ, सरकारी नौकरी का लाभ और सरकार से जुड़ करके कई प्रकार के कामों को करने वाला बना देता है। अगर आप सरकारी क्षेत्र में जाना चाहते हो, निसंदेह आपकी कुंडली के लिए सूर्य और गुरु ये प्रभाव अच्छे विकसित कर रहे हैं। पर जरा गौर करना, जन्म कुंडली के दशम स्थान के अधिपति मंगल बनते हैं, वो लाभ दे रहे हैं, वृषभ राशि में बैठे हैं और वहां से बैठ करके जिस राशि में बैठे हैं मंगल, वो उसी राशि के अधिपति को देख भी रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। मंगल का प्रभाव यहाँ रहेगा और सूर्य का प्रभाव लग्न में। तो मंगल का प्रभाव भी धन भाव पे, मंगल लाभ में बैठे दशम स्थान में बैठ करके पंचम को देख रहे हैं, अपनी राशि को। व्यक्ति को यश यदा कदा और देर से ही सही पर मिल जरूर जाता है, पर छोड़ना नहीं, लग करके रहे तो व्यक्ति के पराक्रम का परिणाम मिलेगा। क्योंकि पराक्रमेश गौर करिए तो जन्म कुंडली में बुध जाकर के जन्म कुंडली में व्यय करा रहे हैं, पर देर से, क्योंकि वो स्वग्रही हैं। इस वजह से एक शुभ ग्रह चंद्रमा की राशि बनने के कारण दृष्टि बन रही है ना यहाँ पे, इस वजह से जन्म कुंडली में उसके योग बनते हैं। अगर त्रिक भाव पे एक शुभ ग्रह का प्रभाव है तो निसंदेह कुछ ना कुछ अच्छा कर देगा, क्योंकि वो 12वें का नहीं लग्नेश होकर के देख रहा है। 12वें के अधिपति होकर के देखते तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत मशक्कत करवा रहे हैं, और वो क्यों हो रहा है गौर करिए तो जन्म कुंडली में 12वें भाव के अधिपति 12वें में बैठ करके अपनी 7वीं दृष्टि से यहाँ जो व्यक्ति को एक काम 3 बार में करवाए, एक बार में ना बने, 1 2 3 तीसरी बार में बने, इस वजह से व्यक्ति को कई बार मशक्कत ज्यादा करनी पड़ती है। आपकी कुंडली के धन भाव में शुक्र की स्थिति बनी है, वहां पे 5 नंबर की राशि बनी है, वहां का अधिपति लग्न में बैठा है, गुरु केंद्र में बैठे हैं। किम कुर्वन्ते सर्वे ग्रहा यस्य केंद्रे बृहस्पति। तो केंद्र में जब गुरु बैठे हो तो निसंदेह आपको परेशान नहीं होना चाहिए। एक बात और भी है, मैं इस कुंडली को गारंटी दे सकता हूं, व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा ही निश्चल है, इस पे कभी भी भरोसा आंख बंद करके किया जा सकता है। कर्क लग्न वालों का दाम्पत्य थोड़ा बहुत कमजोर होता है तो पतिदेव को विचार करना होगा, इस पे किसी भी प्रकार से कभी भी संयम ही रखने वाला ये व्यक्ति है, और ये बेहतरीन कुंडली में से एक हो सकती है। कर्क लग्न की कुंडली वैसे भी बड़ी ही सर्वोच्च मानी जाती है, क्योंकि केंद्र के चारों घर सारे के सारे उच्च राशियों का निर्माण करके बैठा होता है। लग्न में गुरु की उच्च राशि, चतुर्थ में शनि की उच्च राशि, जन्म कुंडली के 7वें स्थान में मंगल की उच्च राशि और स्वयं सूर्य की उच्च राशि का निर्माण जन्म कुंडली के 10वें स्थान में बन रहा है, जहां से सूर्य केंद्र में ही बैठे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है और सच में अच्छी बात है। मैंने दो अच्छी बातें तो बताई, पर तीसरी अच्छी बात क्या है, वो आकृति वाली बात मैंने जो कही थी ना, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, 3 घर लगातार, और यहाँ ये भाव खाली पर 9वां भाव भरा, और अष्टम भाव का अधिपति अष्टम में, 11वें भाव में पापग्रह का बैठना, ये बड़ा अच्छा है। जन्म कुंडली के 3रे भाव में एक शुभ ग्रह की राशि का बनना ये ठीक नहीं है, ये कमजोर करेगा, जो व्यक्ति को पराक्रम ज्यादा करवाता है, मशक्कत ज्यादा करवाता है। जन्म कुंडली के 6ठे भाव में भी एक शुभ ग्रह की राशि का बनना प्रतियोगिताओं में कई बार असफल या कई बार विपरीत परिस्थितियों का निर्माण ज्यादा करवाता है। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में शनि का प्रभाव व्यक्ति को आयु और संतुलन पैदा करने वाला और साथ ही साथ व्यक्ति को प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाने वाला बनाता है। जन्म कुंडली के 11वें भाव में शुभ ग्रह की फिर से राशि का बन जाना कमजोर हो जाता है। जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुभ ग्रह की राशि का बन जाना कई बार कमजोर होता है। पर एक बड़ी अच्छी बात यह भी है, बताता हूं। जन्म कुंडली के 12वें भाव में बुध की राशि बनेगी और बुध अगर वहीं बैठे होंगे तो व्यय को कम से कम वो संतुलित रखेगा। आप भरोसेमंद हो, और ये इस बात का भरोसा आप पे आसानी से किया जा सकता है कि व्यक्ति का व्यय कभी भी असंतुलन में नहीं रहेगा, वो सच्चे मार्ग पर ही उसके धन व्यय में जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई। अब तो मैं क्या बता रहा था कि
जितने भी ग्रह हैं आपकी कुंडली में, कर्क राशि बनी है, ये चर प्रकृति की राशि होती है। लग्न चर प्रकृति का बना, और राशि के अधिपति भी जरा देखो तो मीन राशि में बैठे हैं। पर लग्न अगर चर का हो और लग्नेश अगर चर राशि में बैठे हो तो व्यक्ति को तुरंत निर्णय लेने वाला, जल्दबाजी से युक्त निर्णय लेने वाला, अपने निर्णयों पर बाद में पश्चाताप करने वाला, अनिर्णय की स्थिति में जाने वाला, कभी जल्दी ले ले, कभी कुछ समझ में ही ना आए, असमंजस की स्थिति में व्यक्ति हमेशा ही रहता है। और उसके बाद जन्म कुंडली में चर प्रकृति के होने के कारण व्यक्ति तुरंत ही ढूल मूल हो जाता है, किसी दूसरे के प्रभाव से इतनी जल्दी प्रभाव की स्थिति में चला जाता है कि अपने प्रभावों को भूल जाता है। वो क्या है? अब एक बात और बताता हूं। दरअसल जो भी चीज मैं बता रहा हूं, आपको ये बात हमेशा ही फोकस में रख लेना चाहिए कि ये सारी चीजें आपको भी आसानी से पता है, मैं कुछ अलग नहीं बता रहा। पर हाँ, व्यक्ति का आत्मविश्वास लग्न में है और लग्न पे और दशम स्थान पे शनि के नीच प्रभाव होने के कारण व्यक्ति को कैरियर में समस्याएं बनती है। वो समझ ही नहीं पाता है कि उसको कहां से शुरू करना चाहिए और कहां से खत्म। इस चीज से मुक्त होने का एकमात्र प्रभाव यही रहेगा कि व्यक्ति अपने सूर्य को मना ले। आपकी कुंडली में लग्न में बैठा है वो। और चलित कुंडली की अगर बात कर लूं तो जन्म कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूं, इसके आधार पर आपकी कुंडली में, चलित कुंडली में लग्न में बुध भी आएंगे। ये बात मैंने इसीलिए यहाँ पे बात कही क्योंकि आप कर सकते हो, क्योंकि ये बुध यहाँ बैठा है, जो आप यहाँ देख रहे हो ये वस्तुतः लग्न में बैठा है। तो सूर्य और बुध का प्रभाव जब लग्न में होगा तो व्यक्ति शिक्षक बन सकता है। आप बीएड कर लो, आजकल तो वैसे भी बीएड बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तो कितने लोगों की संख्या बढ़ी है, तो कर लेना चाहिए, आप भी कर लो। पर हाँ, इसके अलावे मैं एक बात जो सबको बताता हूँ कि कुछ अपना काम जरूर ही व्यक्ति को कर लेना चाहिए। आप कर सकते हो। आपकी कुंडली में कर्क राशि का निर्माण, जन्म कुंडली में सूर्य लग्न में, गुरु और सूर्य का प्रभाव जन्म कुंडली में केंद्र में हो रहा है, मंगल का प्रभाव पंचम भाव का अधिपति शिक्षा भाव है, ये यहाँ का अधिपति और उच्च शिक्षा का ये क्षेत्र होता है। जन्म कुंडली के नवम भाव में रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में चंद्रमा का बैठा होना, ये सारी स्थितियां व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ करके आप कहीं पे अपना काम क्यों नहीं कर लेते? कब तक सरकार के भरोसे बैठे हुए? आगे बढ़ते रहो। और एक बात मैं यहीं पे आपको बता दूं तो दशमांश कुंडली भी अगर मैं थोड़ी सी चर्चा, वक्त मिले ना मिले, तो मिथुन लग्न का दशमांश बना, वहां का अधिपति बुध भाग्य में बैठा है, नीच की राशि की तरफ बढ़ रहा है, इस वजह से वो कमजोर परिणाम कर रहा है। तो इस बात को समझ लो आप कि वो कमजोर है, लेकिन वस्तुतः वो आपके साथ खड़ा है। आप थोड़े से मेहनत करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। मैंने अभी 2 दिन पहले ही कार्यक्रम बनाया था, आपको नमस्कार गुरुजी लिखते भी हो और देखते भी हो रोज दिन। क्या लिखते हो? खाली नमस्कार गुरुजी। और कार्यक्रम भी देखते हो कि ऐसी खाली नमस्कार गुरुजी लिख देते हो? मैंने वो बात बताई, क्या कही थी कि जन्म कुंडली के दशमांश कुंडली में लग्नेश अगर नीच के भी बैठे हों तो व्यक्ति को कभी भी हतोत्साहित और परेशान नहीं होना चाहिए। क्यों? वो इनिशियलाइजेशन थोड़ा देर से होता है, आप 1-2 साल इंतजार कर लेना, आगे बढ़ जाओगे। इसमें क्या है? थोड़ी सी मशक्कत तो सभी कामों में बनते हैं। मैंने वो बात भी कही थी 30 व्यूज वाले, वो बात कही थी ना दशमांश कुंडली वाली, तो वो बात याद रखना। चंद्रमा दशम स्थान में बैठा है। एक बात और भी बता देता हूँ गारंटी से, आपको तब तक अपने ही काम में, जब तक आप नहीं मशगूल करोगे अपने आप को, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। और एक बात और भी है, और बातें तो कितनी सारी निकल रही हैं। जन्म कुंडली में यहाँ पे गुरु और राहु केतु का प्रभाव होता है, इस वजह से भी कई बार मशक्कत करनी पड़ती है। ये राहु यहाँ बैठा है ना, इसको यहाँ बैठना था पर ये बैठा नहीं, इस वजह से भी कई बार मशक्कत करनी पड़ती है। तो खुद को समझाओ जरा और अपने आप को रिस्क में डालना ही होगा। मैं एक बात बताता हूँ, बूस्टअप करने की आवश्यकता अपने आप को है, किसी दूसरे के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और चुपचाप अपना काम शुरू करें। अब आइए, आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई। सूर्य और बुध का प्रभाव, और चलित कुंडली में और भी ग्रहों का मैं कोई जिक्र न करूँ, सिर्फ आपको इसी तरीके से बता दूंगा। मैं इतनी बात जरूर कह रहा हूँ कि शुक्र का प्रभाव है, धन आपके पास है, क्योंकि धन का अधिपति महाधनी योग लगाया, लाभ का अधिपति जन्म कुंडली के धन में बैठा और जन्म कुंडली में भाग्य के अधिपति सुख में आ रहे हैं। ये 4 तो स्थितियां ऐसे ही बड़ी अच्छी बनती है। आकृति आपकी कुंडली को जरा देखो, ये 3 ग्रह ऐसे, और यहाँ पे गुरु अकेले बैठे हैं चतुर्थ भाव में, राहु केतु के प्रभाव में। अब यहाँ पे जरा एक बात और भी गौर करने वाली है, तो गुरु और राहु में 11 डिग्री के राहु और 26 डिग्री, 11 डिग्री के गुरु और 26 डिग्री के राहु है, तो उसमें अंतर बहुत ज्यादा है। पर यह बात तो जरूर है कि व्यक्ति की कुंडली में अगर गुरु राहु के साथ है थोड़ी बहुत वो दिक्कत करते हैं, कई बार स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बना देते हैं। गैस्ट्रिक की समस्या रहती है जो व्यक्ति को कई बार झेलने की आवश्यकता पड़ जाती है और झेलना पड़ता है, ये एक बात रहेगी। और कई बार व्यक्ति के जीवन में जितनी भी मशक्कत की बात होती है वो देर तक, लंबी दूरी तक बनी रहती है। अष्टम भाव में शनि है, अपने पास बैलेंस हमेशा बना करके रखिएगा। और चंद्रमा और केतु का प्रभाव, ये चंद्रमा अकेले बैठे, इसके पीछे पापग्रह, इसके आगे पापग्रह, इस वजह से मन को असंतुलन में ना रखने दीजिएगा। और दूसरी बात बता दूं, हमेशा शिव जी की पूजा और सूर्य की आराधना ये बनेगी आपकी कुंडली में, क्योंकि लग्न में सूर्य बैठा है। और एक बात और बता दूं तो धनेश होकर के बैठा है, सूर्य लक्ष्मी का कारक होता है,
और 4 नंबर की राशि में बैठा है, इस वजह से कई बार वो आपके अर्थ को, आपके धन को, आपके वैभव को, आपके प्रभाव को, आपके दाम्पत्य को और आपके चल अचल संपत्ति के प्रभावों को कमजोर करने के लिए पूरी मशक्कत करेगा। पर यह ना होने देना। जन्म कुंडली में गुरु तुला के बैठे हैं, 7 नंबर की राशि में अगर बैठे होंगे तो निसंदेह वो दाम्पत्य अच्छा रखते हैं, उसमें कोई कमजोरी नहीं है। पर एक बात और भी जो है वो मैं अगर कहूं तो वो राहु और केतु के असर में है, तो कभी भी व्यक्ति को प्रैक्टिकल माइंडसेट लेकर के आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उसको हमेशा ही श्रेष्ठता की स्थिति में और भगवान पे कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। वैसे आप करोगे नहीं, क्योंकि सूर्य और गुरु केंद्र में होते हैं तो व्यक्ति नैतिकता का पालन करने वाला और नैतिकीय विचारधाराओं में अपने आप को रचने और बसाने वाला होता है। उस पर भरोसा आंख बंद करके किया जा सकता है। इस पर तो मैं ये बात पक्के तौर पे कह सकता हूँ। ये कुंडली बड़ी अच्छी है, संतुलित है और व्यवहारिक भी है। और साथ ही साथ जन्म कुंडली में नौकरी के योग भी बड़े अच्छे हैं, क्योंकि दशमांश कुंडली भी मैंने जो देखी है उसके आधार पर कुंडली कमजोर नहीं बन रही है। ग्रह स्थिति जन्म कुंडली में मंगल रोहिणी नक्षत्र के, जिसके अधिपति चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली के भाग्य में बैठे हैं, ये मंगल को भी बल देंगे। क्योंकि गौर करिए तो सूर्य अपने उच्च राशि से केंद्र में, ये बात बड़ी अच्छी होती है। गुरु और चंद्रमा का षडाष्टक योग कई बार आपको इस बात का प्रभाव दिखा देता है कि कई बार आपके ससुराल के लोग या फिर कई बार आपके निकटस्थ लोग ये बात बोल देते हैं कि वो बड़ा जिद्दी है, अपने मन का करता है। और कई बार व्यक्ति जो होता है वो भले ही उसके अपनी जेब न भरे हों पर दूसरों को देने से कतराता नहीं है। इस चीज़ पे थोड़ा सा संयम रखना होगा, नहीं तो इसके कारण कई बार आपके दुश्मन बन जाएंगे अपने घर के ही लोग। मुखड़ा आपका सुंदर है, शुक्र बैठा है द्वितीय भाव में और स्वभाव भी बड़ा अच्छा है, संतुलन बनाना उसे आता है। और दरअसल जन्म कुंडली के 11वें भाव में मंगल शुक्र की राशि में बैठे हैं, जो कि स्थिर राशि है। तो अग्नि तत्व का ग्रह हो करके भूमि तत्व की राशि में बैठने से कई बार लाभ को मिनिमाइज कर रहा है। इस वजह से, और क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि जरा गौर करना तो धन का कारक, सुख का कारक, ज्ञान का कारक, दाम्पत्य का कारक, सभी प्रकार के लक्ष्मी और ऐश्वर्य का कारक गुरु होता है और वो राहु और केतु के प्रभाव में है। और एक बात बताता हूं, देव गुरु बृहस्पति हर बार यही बिलबिला करके कहते हैं, क्या कहते हैं, हे विधाता मेरी स्थिति कभी भी राहु केतु और शुक्र के साथ ना बनाना। जरा देख लीजिए आपकी कुंडली में क्या है, राहु और केतु का असर और शुक्र की राशि। तो अगर कुछ चीज मिलते मिलते छूट रही है तो यही कारण है, बस बात खत्म। इस गुरु का ही उपाय करना होगा और वस्तुतः इसको ठीक करने का एकमात्र उपाय अपने सूर्य को ठीक कर लो, क्योंकि वस्तुतः वो लग्न में बैठ करके बड़ा कारक भी होता है और मजबूत भी होता है। दशम भाव का अधिपति मंगल अगर लाभ में बैठा है तो आपका कैरियर आपके साथ है, गुरु से दृष्ट है कम से कम। लेकिन केंद्र में 3 घर नहीं 2 ही ग्रह बैठे हैं, बाकी के तो खाली ही है ना। डेली बेसिस के इनकम भाव का अधिपति मृत्यु को प्राप्त कर रहा है, धन देगा पर मशक्कत के साथ, क्योंकि वहां पे शनि की राशि बनी है। और कर्क लग्न की कुंडली के लिए ये बहुत अच्छे नहीं होते हैं, आपको मेहनत करवाएंगे ज्यादा। और वैसे भी आपकी कुंडली में पराक्रम का अधिपति तो बाहर बैठा है और पराक्रम का कारक भी तो जन्म कुंडली में अपने आप को असंतुलन में रखा है, क्योंकि वो भूमि तत्व की राशि में बैठा है, उसको सपोर्ट तो मिल नहीं रहा। समझना है, नक्षत्र को समझिए। नक्षत्र जो मंगल ने धारण किया है रोहिणी नक्षत्र, ये चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा जो है वो पापकर्त्री में है, एक कमजोरी वहां से। मंगल जो है वो जन्म कुंडली में 11वें में, उसको पंचम भाव से कोई बल नहीं मिल रहा। पंचम भाव को बल जरूर मिल रहा है, क्योंकि इस भाव पे कोई भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। शनि की 10वीं दृष्टि यहां पड़ रही है, जो अष्टम से बैठ करके देख रहा है। इस वजह से यश, कीर्ति, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, प्रेम जितना आप देते हो उतना मिलता नहीं है और ना मिलेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप दोगे नहीं, देना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप स्वभावतः ऐसे हो। शुक्र और शनि जो देख रहे हैं, व्यक्ति के पास अनुभव बड़ा अच्छा है, मातृत्व के गुणों को रखने वाला है और दाम्पत्य तो वैसे भी आपका ठीक है। शनि यहाँ बैठे हैं 12 नंबर की राशि में, तो यहाँ से बैठ करके वो जन्म कुंडली में पति जो होता है वो कई बार न्यायप्रिय ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार पति जो होता है वो पुरुषोचित ज़्यादा हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो वो कि कहीं ये कहे कि मर्द को दर्द नहीं होता। ऐसा अगर पति होगा तो उसे थोड़ा समझा देना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा का अमावस्या दोष कई बार दाम्पत्य को कमजोरी भी देता है और व्यक्ति को मन मशोष करके रहने वाला भी बना देता है। कभी कभी पति को पूछ लेना चाहिए पास बुला करके, कोई समस्या है तो जरूर बता दो, मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा हूं। पर कई बार ये भाव जागृत नहीं हो और कई बार वो कमजोरी भी रहे। क्यों? क्योंकि अमावस्या दोष यहाँ जो लगा है, संबंधों के विकसित होने का प्रभाव जन्म कुंडली के दूसरे भाव से देखा जाता है। यहाँ पे आपकी कुंडली में अमावस्या दोष यहाँ लगा है। नवमांस में थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी तो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी मशक्कत आपको करना
पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र का प्रभाव है। यहाँ पे पापग्रह का नवमांश कुंडली में बैठना ठीक नहीं होता है। सप्तम स्थान के अधिपति गुरु जो है वो जन्म कुंडली में नीच के हो रहे हैं। इस वजह से पति कई बार मतलबी हो जाए या कई बार वो आपके साथ खड़ा न हो। पर अगर बात बुरी लगे तो लगे, फर्क मुझे नहीं पड़ता, क्योंकि सप्तमेश नीच के हैं और जन्म कुंडली में सप्तम भाव में अगर एक ऐसा ग्रह बैठा है जो नीचाभिलाषी है और वस्तुतः वो कन्या लग्न की कुंडली के लिए पंचमेश और सप्तमेश का परिवर्तन भी हुआ है। कई बार ये प्रेम तो एक तरफा हो जाए, कई बार ये प्रेम तो एक तरफा हो जाता है और कई बार बहुत जल्दी ही व्यक्ति का विवाह हो जाता है। ये बात भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जन्म कुंडली के सप्तम स्थान के अधिपति जो शनि हैं वो गौर करिए शुक्र से देखे जा रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति का विवाह जल्दी हो जाता है। तो अन्यथा अगर मैं एक बात कहूं तो कई बार ऐसी भी बात बनती है। अनुभव की कमी तो नहीं है, क्योंकि केंद्र में गुरु और सूर्य का प्रभाव है। जन्म कुंडली में सूर्य लग्न में है तो व्यक्ति को न्यायप्रिय और न्यायवादी बना देते हैं। माथे का दर्द, अनिर्णय की स्थिति में जाना, व्यय का असंतुलन में न रहना, ये कुछ चीजें अच्छी भी हैं तो बुरी भी हैं। ये स्थिति बनती है कुंडली की। कुंडली ठीक है। नौकरी का प्रयास। अब दशाओं पे अगर चर्चा कर देता हूं तो अभी आपकी कुंडली में 2023 से शुक्र की दशा चलेगी, जो आपकी कुंडली के लिए अच्छा नहीं होता है, पर फिर भी ठीक है। अशुभ भाव बनते हैं उसके, एकादशवां और चतुर्थ भाव, पर वो बैठा बड़ा अच्छा है। अगर एकादशवें भाव के अधिपति होकर के धन भाव में बैठे हैं और बड़ा अच्छा परिणाम ये हो रहा है कि धनेश लग्न में बैठे हैं, महाधनी योग है। तो धन योग कितने तरीके से बना, तो धन के अधिपति लग्न में बैठे, ये एक प्रकार से धन योग। लाभ के अधिपति धन में बैठे, ये दूसरे प्रकार से धन योग। भाग्य के अधिपति जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में, ये धन योग हो जाएगा, तो तीसरा। उसके बाद जन्म कुंडली के दशम भाव के अधिपति एकादशवें में, ये चौथे प्रकार का धन योग। उसके बाद जन्म कुंडली के केंद्र में गुरु, ये कौन है, तो जन्म कुंडली के सुखे भाग्येश हैं, तो ये पांचवें प्रकार का, ये भी एक बना जो तीसरे चौथे प्रकार का। जन्म कुंडली में पंचम का अधिपति पंचम को देख रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात होती है जो व्यक्ति को यश कीर्ति वगैरह दे दे। 12वें भाव का अधिपति शुभ ग्रह का, व्यक्ति का दाम्पत्य कभी भी खराब नहीं होता है और सैया सुख का संपूर्ण लाभ मिल जाता है। ये भी एक प्रकार से अच्छी ही बात है, क्योंकि वो कम से कम स्वग्रही तो बैठा है। भले मेहनत ज्यादा करवा रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, पर हाँ वो मशक्कत जरूर करवाता रहता है। ये इतने तरीके से। उसके बाद जन्म कुंडली में सप्तम स्थान के अधिपति शुक्र से देखे जा रहे हैं, जो कि लाभेश है, तो ये एक अच्छी बात है। तो लाभ भाव का अधिपति अगर सप्तम स्थान के अधिपति शनि को देखेगा तो ये भी एक अच्छी बात ही होती है, क्योंकि सप्तम स्थान से शुक्र का संबंध अगर बन रहा हो तो दाम्पत्य बिगड़ते बिगड़ते भी या बनते बनते भी थोड़ी बहुत मशक्कत करने के बाद वो ठीक हो जाता है और दशाएं कमजोर नहीं पड़ती हैं। शुक्र की दशा आने वाली है, लाभेश आने वाले हैं, सुखेश आने वाले हैं। थोड़े बहुत अशुभ परिणामों के बाद, क्योंकि वो ग्रह मृत प्राय है, तो थोड़ा कमजोर और असंतुलन जरूर पैदा कर सकता है, पर फिर भी वो लाभ आपको दे देगा। तो अभी जो मशक्कत आप कर रहे हो और जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बनी हुई है, अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी पढ़ाई के लिए वक्त निकालना पड़ता है, हर बार अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है कि मैं ये काम कर सकती हूँ। कई बार जानकारी होने के बावजूद भी व्यक्ति को अपने आप को प्रूफ करना पड़े कि मैं ये जानती हूँ। तो ये सब चीजें केतु की दशा में होती है और व्यक्ति कई बार बेचारा बन जाता है। सुकून से जीवन जीना चाहता है, पर वो फिर भी मानसिक चिंताएं कभी खत्म नहीं होती हैं, पर ये सब शुक्र की दशा में ठीक हो जाएंगे। तो इस पे आपको भरोसा कर लेना चाहिए। वैसे एक बात और भी है कि जन्म कुंडली में तृतीय भाव के अधिपति 12वें में बैठे हैं, इस वजह से भी आपकी कुंडली ऐसी बन रही है जहां मेहनत ज्यादा करना पड़ रहा है। पंचम के अधिपति का सप्तम के साथ परिवर्तन, पर वो नीच के हो रहे हैं, इस वजह से थोड़ी कमजोरी भी बन रही है। चतुर्थ स्थान के अधिपति नीच के हो रहे हैं, इस वजह से भी कमजोरी बन रही है। पर गुरु का प्रभाव अगर लग्न पे है, लेकिन लग्न के अधिपति जन्म कुंडली के भाग्य में बैठे हैं, तो ये कहीं ना कहीं से घुमा फिरा करके, क्योंकि लग्न के अधिपति के ऊपर अगर गुरु का प्रभाव है, चलो ठीक है मान लो वो नीच के ही हैं, पर है तो कम से कम है तो फिर भी वो ठीक है। मतलब इस वजह से ये बात कही जा सकती है कि व्यक्ति एक तरफा ही सही, पर कई बार अपने प्यार को जीत लेता है और कई बार प्रेम पा लेता है। बाद में चल करके ये सारी चीजें ठीक हो जाती है। उत्तरार्ध कई बार बड़ा अच्छा बीतता है, पूर्वार्ध कई बार कमजोर सा बीतता है। ये आपकी कुंडली है। नौकरी के प्रयास अभी छोड़ना नहीं है, 2023 से और भी अच्छी स्थितियां बन रही हैं। और वैसे एक बात और बता दूं तो शनि की दशा अभी जो चल रही है 2021 के 7वें महीने से, केतु और शनि का संबंध जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं, तो कई बार व्यक्ति को ना चाहते हुए भी, या कई बार ऐसा लगे कि नहीं होगा, पर अंतिम दशा में वो व्यक्ति को परिणाम सुखद और लाभप्रद मिल जाते हैं। तो आपको अगर अभी इधर कोई परीक्षाएं अगर आपने दी हैं, तो निस्संदेह उसके अगले परीक्षा की तैयारी भी आपको कर लेनी चाहिए और उसके प्रति आशावादी प्रवृत्ति भी धारण कर लेना चाहिए। मैं ये बात कह सकता हूं, क्योंकि अष्टम का अधिपति होकर के अष्टम में बैठा है, वो रैंडमली व्यक्ति को कई बार लाभ दे देता है और आगे भी व्यक्ति को आशावादी प्रवृत्ति को धारण करके रखना चाहिए। ये कर्क लग्न है, इसके दाम्पत्य थोड़े कमजोर होते हैं। पर वस्तुतः एक बात बता दूं, लग्न में सूर्य बैठा है, ठीक है, खराब नहीं है। अब क्या बताऊं, आगे 23 के बाद दशाएं थोड़ी अच्छी होंगी। वैसे भी अभी दशा केतु में शनि की है,
आप अगर चाहो तो 2023 तक के लिए एक लाजवर्त धारण कर लो, सूर्य की पूजा करो, गणेश जी के मंत्रों का जप करना चाहिए। वो मंत्र मैं आपको आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा या आप मुझे संपर्क कर लेना। और उसके बाद अगर मैं एक बात कहूँ तो इस कुंडली में कमजोरी क्या है, यहाँ पे अमावस्या दोष का लगना, ये सबसे बड़ी कमजोरी। और जन्म कुंडली में सप्तमेश पंचमेश का सप्तम भाव के अधिपति का नीच का होना, सप्तम भाव में बैठे ग्रह का कमजोर होना, क्योंकि यहाँ की कुंडली के लिए रोगेश होकर के बैठे हैं। आर्थिक पक्ष तो नुकसान में नहीं जाता है, पर कई बार वहां पे स्वास्थ्य से संबंधित समस्या बनती रहे या कई बार मशक्कत ज्यादा करनी पड़ती है। यहाँ पे शुक्र का बैठा होना ठीक नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आप किसी से प्रेम करोगे तो वो आपको नहीं करे, या फिर कई बार आप एक तरफा ही करते रहो, वो कमजोर करता रहे। ऐसा कई बार पति और पत्नी के बीच में होता है। बुध यहाँ बैठे हैं, ये अच्छी बात है। इस कुंडली की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, जन्म कुंडली में अगर कमजोरी मैं देखूं तो राहु और गुरु का एक साथ बैठना, ये ठीक नहीं था। राहु को यहाँ बैठना चाहिए था, हालांकि वो तुला के बैठे हैं पर मृतप्राय हैं, इस वजह से उनकी दशाएं थोड़ी कमजोर जा सकती हैं। राहु जो है वो विशाखा नक्षत्र में बैठा है, नक्षत्र के अधिपति, और गुरु का परिवर्तन हो रहा है। इस वजह से मतलब गुरु राहु के नक्षत्र में, राहु गुरु के नक्षत्र में, ये कमजोरी भी है और अच्छाई भी है। कमजोरी इसलिए है कि व्यक्ति को मानसिक शांति का भाव कमजोर हो जाता है, वो चाहे कितना भी पाले उसके पास असंतुष्टि का भाव जागृत होता ही रहता है। और अच्छाई इसलिए क्योंकि गुरु केंद्र में है, तो गाहे बगाहे वो सब चीज देते रहेंगे। जो भी व्यक्ति चाहता है उसका अंत बड़ा अच्छा होता है। और एक बात अगर कह दूं तो आप दार्शनिक भी बन जाओ तो कभी कभी अच्छा होता है। जो चीजें छूट रही है उसको छूटने दो, आगे वाले पे फोकस ज्यादा करना जरूरी होता है। अब क्या बताऊं, ठीक है, कैरियर वाले भाव पे शनि की नीच दृष्टि प्रभावित कर रही है। शुक्र शनि का संबंध थोड़ा बहुत कमजोरी के साथ आगे बढ़ेगा। 10वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, ये थोड़ी सी कमजोरी के साथ, लेकिन उस भाव पे शनि और मंगल का प्रभाव है। व्यक्ति टेक्निकल क्षेत्रों में भी आगे बढ़ सकता है, ये चीज़ भी दिखती है। अगर व्यवसाय वगैरह करना है तो आप कपड़ों का कारोबार कर सकते हो। उसके बाद आप चाहो तो फर्नीचर का कारोबार कर सकते हो, कॉस्मेटिक चीज़ों का कारोबार कर सकते हो, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित आपके नाम पर व्यवसाय करे जा सकते हैं। शनि और मंगल का प्रभाव ज़्यादा है, आप बिजली से संबंधित वन विभाग में नौकरी प्राप्त कर सकते हो, जल विभाग में नौकरी आपकी लग सकती है, कर्मचारी ग्रुप सी तक की नौकरियां आपको आसानी से लग सकती हैं। आपकी कुंडली में शिक्षक योग लगा है। उसके बाद ये सारी स्थितियां बन रही हैं कुंडली में। दशमांश ठीक है, दशमांश कमजोर नहीं है। संतान वगैरह के बारे में अगर देख रहा हूं तो D7 चार्ट में लग्न में सूर्य और मंगल का प्रभाव राहु के साथ, पंचम भाव के अधिपति D7 चार्ट में चंद्रमा बनते हैं, वो जाकर के गुरु के साथ बैठे हैं। प्रभाव ठीक है, खराब नहीं है, स्थिति ठीक है। दाम्पत्य को लेकर के और मैं संतान को लेकर के कमजोरी नहीं कहूंगा, क्योंकि शुक्र की स्थिति भी दिख रही है। हालांकि वो अष्टमेश है, कभी कभी उसमें परेशानी होती है, दर्द की समस्या ज़्यादा होती है, ये बात दिखती है। हालांकि शुभ ग्रह होकर के वो देख रहे हैं तो खराब नहीं है, पर अष्टमेश है, इस वजह से थोड़ी सी मशक्कत। वहाँ पे एक सामान्य सा जो है वो दिखा जा रहा है, पुत्र और पुत्रियों का योग। सामान्यतया गुरु और चंद्रमा का योग है, केंद्र में बैठे हैं तो लाभ ही लाभ है, नुकसान नहीं होना चाहिए, ये बात बनती है। दशमांश कुंडली में खराब नहीं है। अगर आप खुद का व्यवसाय करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इंतजार ज़्यादा ना करो। और सरकार के भरोसे रहेंगे तो उम्र ज़्यादा निकल जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।